वेलकम टू एसएसजी लॉ एकेडमी। आज हम कर रहे हैं राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2021। आरजेएस को लेके ऑलरेडी हमारी एकेडमी पे एक सीरीज़ चल रही है जिसमें हम राजस्थान जुडिशरी को के जितने भी माइनर एक्ट्स हैं वो सब कर रहे हैं। उसी सीरीज़ में ये एक लोकल एक्ट है। लोकल एक्ट का मतलब होता है जो एक लोकल एरिया पे एनफोर्स होता है। तो ये राजस्थान की जो टेरिटरी है उस पर एनफोर्स होता है और हर एक स्टेट का अपना अलग रेंट कंट्रोल है। जैसे डीजीएस दिल्ली का दिल्ली का रेंट कंट्रोल एक्ट अलग है, यूपी रेंट कंट्रोल एक्ट अलग है, हरियाणा रेंट कंट्रोल एक्ट अलग है। तो सबका अलग अलग होता है, सेम वेज राजस्थान का है। एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द कंट्रोल ऑफ इविक्शन फ्रॉम लेटिंग ऑफ और रेंट फॉर। बेसिकली ये इविक्शन को लेके, इविक्शन का मतलब होता है किसी को बाहर निकालना, और लेटिंग ऑफ और रेंट फॉर या किसी को अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे चढ़ाना। ठीक है, उन सब से रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं उन सब की बात ये एक्ट करता है। सर्टेन प्रेमिसेस इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, और राजस्थान पे ही ये इन्फोर्स होता है। तो इसका जो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट सेक्शन है, वो बात करता है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमिटमेंट की, और चैप्टर 1 बात करता है प्रिलिमिनरी की। दिस एक्ट में बी called the Rajasthan Rent Control Act 2021, and it shall extend in the first instance to such of the municipal areas which are comprising the district headquarter in the state, and later on to such of the other municipal areas. Basically क्या होता है, यहाँ पे समझने से पहले एक वर्ड होता है अर्बन एरिया और एक वर्ड होता है रूरल एरिया। ये दोनों वर्ड क्यों डिफरेंट है? अर्बन का मतलब होता है सिटी और रूरल का मतलब होता है विलेज। जब हम बात करेंगे अर्बन एरिया की तो वहाँ पे आएगी म्यूनसिपालिटी, और जब हम बात करेंगे विलेज की तो वहाँ आएगी पंचायत। ठीक है, तो ये इसलिए डिफरेंट है, दोनों की अथॉरिटीज़, लोकल अथॉरिटीज़ डिफरेंट है। अब ये चीज़ माइंड में रखना। अब जैसे यहाँ पे म्यूनसिपल एरिया की बात हुई है तो इसका मतलब हम अर्बन एरिया की बात कर रहे हैं। तो ये कह रहा है कि फर्स्ट इंस्टेंस में तो कुछ ही म्यूनसिपल एरियाज जो कंप्राइज करते हैं अपने हेडक्वार्टर किसी स्टेट में, उन पे ये इमीडिएटली इन्फोर्स हो जाएगा, और अदर्स पे, अदर म्यूनसिपल एरियाज़ पे जैसे स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी अपने ऑफिशियल गजट में और स्पेसिफाई करेगी टाइम टू टाइम, वैसे इन्फोर्स होंगे। इट शैल कम इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम सच डेट एज द स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन ऑफिशियल गजट अपॉइंटेड। उस दिन से जब ऑफिशियल गजट में स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। सेक्शन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन का। ये डेफिनेशन हमें इस एक्ट के आगे की बात बताती है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। इन दिस एक्ट अनलेस सब्जेक्ट और कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर, जब तक कि इन वर्ड्स का आगे कोई और मीनिंग नहीं है, ये वर्ड्स का यही मीनिंग है जो इस सेक्शन में दिया गया है। ठीक है, पहला वर्ड है एमिनिटीज़। एमिनिटीज़ क्या होती हैं? एमिनिटीज़ इंक्लूड द सप्लाई ऑफ वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, पैसेजेस, स्टेयरकेस, नेचुरल लाइट, लेविएटरीज, लिफ्ट्स, कंजर्वेंसी, सैनिटरी सर्विसेज, टेलीफोन सर्विसेज, टीवी केबल सर्विसेज और लाइक। एमिनिटीज़ होती हैं जो हमें सर्विसेज अटैच्ड मिलती हैं अपने रेंटल एरिया, या मतलब कहें जैसे हम घर ले रहे हैं या किसी चीज़ के, तो उसके साथ हमें क्या क्या चीज़ें और मिलेंगी, क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी जो उसी के अंदर इंक्लूड होगी। तो होगी पानी, बिजली, लाइट, केबल, टीवी, टेलीफोन, ये सब एमिनिटीज़ में आएंगी। ठीक है, सेक्शन नंबर बी बात करता है इसका अपीलेट रेंट कंट्रोल। अपीलेट रेंट कंट्रोल का मतलब वो होता है जो सेक्शन नंबर 19 में कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा। फिर बात होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लैंडलॉर्ड। ये एग्जाम में के पर्पज़ से भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे स्टार लगा लो। एनी पर्सन हु फॉर द टाइम बीइंग इज रिसीविंग और इज एंटाइटल्ड टू रिसीव द रेंट ऑफ एनी प्रीमिसेस। बेसिकली लैंडलॉर्ड वो होता है जो एक पर्सन जो रिसीव करता है या एंटाइटल टू रिसीव, या जो रिसीव करेगा रेंट कहाँ से, प्रीमिसेस से, वेदर ऑन हिज ओन अकाउंट और एज एन एजेंट, ट्रस्टी, गार्जियन और receiver for any other person or who would so receive or be entitled to receive the rent if premises were let to a tenant, या किसी और तरीके से वो। अब यहाँ जो इम्पोर्टेंट बात है ना वो ये है कि चाहे वो अपने अकाउंट में करे, ठीक है, या एज एन एजेंट, ट्रस्टी, गार्जियन और रिसीवर, तो ये लोग भी लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन में आएंगे। यही क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू में आ जाएगा, तो ये भी इंक्लूड करते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, डी लीज। लीज क्या होता है? लीज टीपीए में डिफाइन है, तो वही जो डिफाइन टीपीए में है 106 में, वही यहाँ पे लीज की डेफिनेशन में आएगा।
म्यूनसिपल एरिया जैसे मैंने बताया अर्बन एरिया है ना, तो वो क्या होगा, वो होगा जो डिफाइन हुआ है राजस्थान म्यूनसिपैलिटी एक्ट 2009 में। तो म्यूनसिपल एरिया मैं यहाँ पे वैसे समझा देती हूँ, जो अर्बन एरियाज होते हैं उनको म्यूनसिपल एरिया बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो लोकल अथॉरिटी होती है वो म्यूनसिपैलिटीज़ होती हैं, इसलिए ये F डबल स्टार लगाने वाली बात है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वैसे भी, कि प्रीमिसेस का मतलब क्या होता है। प्रीमिसेस का मतलब होता है एनी लैंड नॉट बीइंग यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। सबसे पहले जो एग्रीकल्चर पर्पस से यूज़ ही नहीं किया गया हो वो लैंड जो है प्रीमिसेस होगा इस एक्ट के लिए। Any building or part of a building other than a farm building let or intended to be let for use as a residence or for commercial use or for any other purpose। जो ऐसी बिल्डिंग या किसी बिल्डिंग का कोई पार्ट जैसे फ्लोर वाइज दे देते हैं कि एक फ्लोर दे देंगे या गोडाउन बनाने के लिए बेसमेंट दे देंगे, तो कोई भी पार्ट ठीक है जो रेजिडेंस पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हो या कमर्शियल पर्पस के लिए भी, तो दोनों यहाँ पे कवर हो जाएंगे। The gardens, grounds, godowns, garages, outhouse, if any, approach to such building or part। जो उससे अटैच है वो गार्डन, ग्राउंड्स, गोडाउंस, गैरेज, सब चीज़ें इसमें इंक्लूड होगी। एनी फर्नीचर सप्लाइज बाय द लैंडलॉर्ड फॉर द यूज इन सच बिल्डिंग और पार्ट, या कोई फर्नीचर दे दिया वो भी इसमें इंक्लूड होगा। Any fitted fittings, effects to or amenities provide in such building or part of more beneficial enjoyment। अच्छा, पहले मैं एक बात बता दूँ, ये A और B जो है ये दोनों प्रीमिसेस की डेफिनेशन है, और ये जो 4 पार्ट हैं ये इंक्लूड करते हैं उस प्रीमिसेस में, ठीक है। एक तो एग्रीकल्चर लैंड नहीं होना चाहिए, दूसरा रेजिडेंस और कमर्शियल पर्पज़ के लिए होनी चाहिए। अब ये दोनों बात पता चल गई। अब इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी, गार्डन्स, अटैच चीज़ें, बिल्डिंग का कोई भी फर्नीचर, कोई भी ऐसी फिटिंग जो एफेक्ट्स हुई हो, या लैंड एपरेंटेंट टू और लेट एनी अदर सच बिल्डिंग और अ पार्ट बट डज नॉट इंक्लूड रूम और अदर अकोमोडेशन इन होटल, धर्मशाला, इन, सराय, लॉज हाउस, बोर्डिंग हाउस और हॉस्टल। कोई और लैंड या कोई और पार्ट बिल्डिंग का जो उससे अटैच हो, लेकिन क्या नहीं है, अब ये इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं है ये इंपॉर्टेंट है, और यही क्वेश्चन में आता है। जैसे कि रूम नहीं है, ये कोई अकोमोडेशन जो होटल से मिल रही हो, धर्मशाला, इन, सराय होते हैं लोकल लॉन्जेस जो बने होते हैं वो लॉन्जिंग हाउस, बोर्डिंग हाउस और हॉस्टल, ये सब चीज़ें प्रीमिसेस में नहीं आएंगी। तो यहाँ पे ये स्टार लगाने के बाद तो प्रीमिसेस F बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू द कंट्री द टॉप ऑफ द रूफ शेल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द प्रीमिसेस लेट आउट टू रेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि छत भी क्या रेंट पे दे दी, अगर रेंट ऊपर वाला फ्लोर दे दिया तो नहीं, ये अगर कॉन्ट्रैक्ट में है तो है, अदरवाइज रूफ जो है वो नहीं माना जाएगा। इसके अलावा रेंट अथॉरिटी की डेफिनेशन, रेंट ट्रिब्यूनल की डेफिनेशन, सीनियर सिटीजन की डेफिनेशन, इसमें 22A में रेंट अथॉरिटी ट्रिब्यूनल सेक्शन नंबर 30 में, तो जब हम वो सेक्शन लेकर पढ़ेंगे तब हम ये पढ़ेंगे। सीनियर सिटीजन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमेशा पूछ लिया जाएगा कि 65 ईयर से की अटेंड कर लियो या अबव को सीनियर सिटीजन कहते हैं, ठीक है। टीनेंट का मतलब क्या होता है, टीनेंट का मतलब आई में डिफाइंड है। अब F में क्या डिफाइंड है, एक बार थोड़ा सा क्विक रिवीजन। F में प्रीमिसेस डिफाइन है और I में क्या डिफाइन है, टीनेंट जो उस प्रीमिसेस को लेगा, ठीक है। टीनेंट का मतलब होता है द पर्सन बाय हुम और टीनेंट बाय पर्सन हुम और whose account or behalf rent is or but for the contract express or implied would be payable for any premises to his landlord, including the person who is continuing in its possession after the termination of the tenancy otherwise than by an order degree for eviction passed under the provision of this act। Basically टीनेंट का मतलब वो होता है वो पर्सन या जिसके अकाउंट से पैसे जाएंगे जो रेंट पे करेगा, चाहे वो किसी के बिहाफ पे करे, और जिसके खिलाफ इविक्शन डिग्री या ऑर्डर पास होगा वो टीनेंट होगा, ठीक है। इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ अ पर्सन रिफर्ड अंडर सब सेक्शन 1। अब अगर इसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, तो कौन टीनेंट माना जाएगा। इन केस ऑफ प्रीमिसेस लेट आउट फॉर रेजिडेंशियल पर्पस, अगर रेजिडेंशियल पर्पस के लिए है तो सर्वाइविंग स्पाउस, सन, डॉटर, मदर,
father who had been ordinarily residing with him in such premises as the member of his family up to his death. ठीक है, तो अगर वो वहाँ पे रह रहे हैं तो उसकी फैमिली मेम्बर. इन केस ऑफ premises let out for commercial purpose, अब commercial या business purpose से तो his surviving spouse, son, daughter, mother, father who had been ordinarily carrying on business with him in such premises as a member of his family up to his death. तो जो लोग business इसके साथ कर रहे हैं और up to their death वही जो है उसके वो टीनेंट माने जाएंगे. जे ट्रिब्यूनल की बात करता है. ट्रिब्यूनल का मतलब अपीलेंट रेंट ट्रिब्यूनल या रेंट ट्रिब्यूनल एज द केस में भी, जो आगे वाले सेक्शंस में हमें पता जाएगा. अब ये हो गया हमारा सेक्शन नंबर 2. इसमें इंपॉर्टेंट क्या है और एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं. एमेनिटीज़ इंपॉर्टेंट है. एमेनिटीज़ अटैच करती हैं जो हम रेंट पे ले रहे हैं उनके साथ. ठीक है, लैंडलॉर्ड सी जो रिसीव कर रहा हो, सिंपल एक ही वर्ड, जो रिसीव कर रहा हो रेंट वो लैंडलॉर्ड है. लेकिन क्या नहीं है, एजेंट, ट्रस्टी या गार्जियन नहीं है. ठीक है, उसके अलावा प्रीमिसेस क्या होगी, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए लैंड यूज़ ना करता हो और रेजिडेंस कमर्शियल यूज़ के लिए उसे रेंट किया जा सकता हो, बाकी इंक्लूड है. लेकिन रूम, एकोमोडेशन, होटल, धर्मशाला नहीं है. ठीक है, टीनेंट कौन होता है, टीनेंट वही होता है जो रेंट दे रहा है, सिंपल. और ऑन हिज इन द इवेंट ऑफ डेथ, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली मेम्बर्स. बहुत सिंपल सी बात है. तो इस तरीके से हमने सेक्शन नंबर 2 और डेफिनेशन क्लोज कर लिया. अब आ जाते हैं सेक्शन नंबर 3. अब इन्होंने एक सेविंग क्लोज कहेंगे, एक रिस्ट्रिक्शन लगा दे कि चैप्टर नंबर 2-3 डज नॉट अप्लाई टू सर्टेन प्रेमिसेस एंड टीनेंसीज. कि अब जो आगे हम चैप्टर नंबर 2 और 3 पढ़ेंगे वो कुछ प्रेमिसेस पे या टीनेंसी पे अप्लाई नहीं होंगे. वो क्या हैं वो हम अब पढ़ेंगे. ठीक है, ₹7,000 or more in case of premises situated in the municipal areas of Jaipur cities. अगर जयपुर सिटी में है और म्यूनसिपल एरिया में है तो 7,000 से ज़्यादा रुपए वाले. ₹4,000 or more in the case of premises let out at a place situated in the municipal areas comprising the division headquarters जोधपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर और बीकानेर. ₹2,000 or more in case of premises let out at a place situated in other municipal areas to which this act extends for the time being. ठीक है, 7,000 से ज़्यादा वाले पे, 4,000 से ज़्यादा वाले पे, 2,000 वाले पे. 7,000 अगर जयपुर है, 4,000 अगर बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, कोटा या जोधपुर है, या 2,000 किसी और एरिया में, तो इन पे चैप्टर नंबर 2 और 3 नहीं लगेगा. एनी प्रीमिसेस बिलोंगिंग टू और लेट आउट टू बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी. ठीक है, इन लोगों ने ले रखी हो. कॉरपोरेट कॉन्स्टिट्यूट बाय द सेंट्रल एक्ट और राजस्थान एक्ट, कोई ऐसी कॉरपोरेट बॉडी जो सेंट्रल एक्ट या राजस्थान एक्ट से ने कॉरपोरेट कॉन्स्टिट्यूट किया गया हो और प्रेमिसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी हो. ठीक है, जो सेक्शन 617 में कंपनी एक्ट में डिवाइड हो. टू एनी प्रेमिसेस बिलोंगिंग टू देवस्थान डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट, वक्फ बोर्ड प्रेमिसेस बेसिकली जो गवर्नमेंट से रिलेट करते हैं, या कोई ऐसी यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश हुए लॉ के फॉर द टाइमिंग, या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में, या किसी भी तरीके से गवर्नमेंट से रिलेटेड है, वहाँ पे चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 अप्लाई नहीं करेगा. सिंपल सी बात ये. ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ डिस्क्लोज बैंक भी हो गए, जैसे स्टेट बैंक, सब्सिडियरी बैंक्स, सारे बैंक्स जो होते हैं वो, फॉरेन बैंक्स, एम्बेसीज या स्टेट गवर्नमेंट ने जिस भी तरीके से यहाँ पे गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी वहाँ पे चैप्टर नंबर 2 और 3 अप्लाई नहीं करेगा. सेक्शन नंबर 4 रेंट टू बी एज एग्रीड. रेंट क्या होगा, रेंट क्या होगा पहले एक और बार रिवाइज कर लेते हैं. लैंडलॉर्ड रेंट लेता है और टीनेंट रेंट देता है. ठीक है, अब ये जो रेंट है ये कैसे एग्री किया जाएगा वो सेक्शन नंबर 4 बताता है. The rent payable for any premises shall, subject to other provision of this act, be such as may be agreed upon between the landlord and tenant, and it shall not include the charge payable for amenities which may be agreed upon separately and shall be payable accordingly. ठीक है, सिंपल सी बात है. अगर वो एग्री कर लिए दोनों पार्टीज़ ने तो वही एग्रीड अमाउंट रेंट होगा. लेकिन अगर वो एक्स्ट्रा कोई एमिनिटीज़ ले रहे हैं और ये डिसाइड हो चुका है कि इसके आपको सेपरेट पैसे देने पड़ेंगे. सपोज़ करो एक रूम और है, अगर उन्होंने कहा है लैंडलॉर्ड ने कि अगर आप इस रूम का यूज़ करोगे तो आप मुझे 1,000 रुपये ज़्यादा दोगे, तो वो रूम जो है वो ये 1,000 रुपये जो है वो रेंट में नहीं इंक्लूड होगा, है ना. तो उसके लिए आपको अलग पे करना पड़ेगा. ये सेक्शन नंबर 4 में कहा गया. सेक्शन नंबर 5 बात करती है पेमेंट रेमिटेंस ऑफ द रेंट बाय टेनेंट. ठीक है,
Unless agreed otherwise, every tenant shall pay the rent by the 15th day of the month next following the month for which the rent is paid. ठीक है, 15 दिन के अंदर, फर्स्ट 15 डेज जो होते हैं, 15 डेज के अंदर आपको पे करना पड़ेगा नेक्स्ट फॉलोइंग मंथ से पहले. Every tenant who pay a payment or account of rent shall be entitled to or obtain a receipt of amount paid duly. वो रिसिप्ट लेंगे जो भी हर जब भी वो पे करेंगे, और साइन होंगे लैंडलॉर्ड के और अथोराइज एजेंट के. ठीक है. द टेनेंट में मेक पेमेंट टू द लैंडलॉर्ड और हिज ड्यूली अथोराइज एजेंट बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड: कैश, चेक, बैंक और कोई और बैंक अकाउंट में, या पोस्टल मनी ऑर्डर से, जैसे भी डिसाइड होगा. द लैंडलॉर्ड शेल डिस्क्लोज टू द टेनेंट हिज बैंक अकाउंट नंबर. ऑफकोर्स उसको ये सब चीज़ें डिस्क्लोज करने पड़ेंगे, सेम म्यूनसिपल एरिया में होना चाहिए. और एग्रीड, जो एग्रीड हुआ या नोटिस सेंड बाय हिम टू द रजिस्टर कोर्ट, जो भी है उसको अपने डिटेल्स देनी पड़ेगी. और इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है, जिसमें हमने बहुत बेसिक चीज़ पढ़ी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ी है. थैंक यू.